कि आरएसएस एक राष्ट्रव्यापी आतंकवादी संगठन है। अजमेर बम ब्लास्ट में उनके कार्यकर्ता को आजीवन कारावास हुआ। 10 जो बीए एमए करे हुए लड़के 10-10 हजार 11-11 हजार में नोएडा में गुड़गांव में कॉल सेंटर में जॉब कर रहे हैं। ये हाल आते हैं आज की डेट में। फिर वो कौन लोग हैं जो कहते हैं नॉन रोटी खाएंगे मोदी जी को लाएंगे? ये वो लोग हैं जो गोडसेवादी विचारधारा का समर्थन करते हैं। लेकिन धीरे धीरे इनका भी अकल ठिकाने आएगी। जब इनकी अकल ठिकाने आएगी ना, जब इनके घरों में रोजी रोटी की दिक्कत आने लगेगी, जब आर्थिक रूप से जब आदमी टूटता है ना, जब कहते हैं ना, एक बहुत बड़ी कहावत है, जब पेट पे लात पड़ती है ना, तो अच्छे अच्छों की साथ सबका विकास तो है, लेकिन उसमें अल्पसंख्यक कहाँ है आप बताइए। बुलडोजर प्रणाली चल रही है पूरे बाबा के राज में। बाबा का बुलडोजर सिर्फ एक वर्ग पे हावी है। जब आप देखेंगे घूम फिर के, आज आपने जब नोएडा फिल्म सिटी में देखा जो चल रहा है मामला आजकल, जब दूसरे वर्ग पे बुलडोजर चल रहा था तो बड़े तालियां पीट रहे थे, हंस रहे थे। लेकिन जब अपने घर पे बुलडोजर पड़ा तो अपने घर पे आ चाहिए। जब कहते हैं ना कि सभी का खून शामिल है इसमें, सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, तो सब आज नहीं तो कल सबके घरों पे आज आनी है। ये कहते हैं कि देखिए देश के अंदर असंवैधानिक गिरफ्तारियां बढ़ती जा रही हैं, चाहे जिग्नेश मेवानी हो, कन्हैया कुमार हो, उमर खालिद हो, जुबैर हो, तमाम ऐसे जो दलित एक्टिविस्ट हैं, मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं, जो समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, इन देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां की जा रही हैं। लेकिन ये भूल कर रहे हैं, आज इनकी सरकारें, कल सरकारें हमारी भी होंगी, और जब हमारी सरकारें होंगी तो गिरफ्तारियां उनकी शुरू होंगी जो आज लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने में लगे हुए हैं। कौन खत्म करने में लगे हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता, आरएसएस के नेता, आरएसएस के वैचारिक नेता। ये दलित समाज से लेकर तमाम समाजों के उत्पीड़न के साथ साथ लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने में लगे हुए हैं। जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है वो एकदम झूठी है। महंगाई हिंदुओं के लिए नहीं है क्या? बेरोजगारी हिंदुओं के लिए नहीं है क्या? जो उत्पीड़न है, तमाम जो बलात्कार के मामले हो रहे हैं, क्या वो एक ही समाज पे हो रहे हैं, एक ही वर्ग पे हो रहे हैं? सब पर हो रहे हैं। फिर भी ये कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन हिंदुओं के लिए कर क्या रहे हैं? सबसे ज़्यादा प्रताड़ित आज कोई है तो हिंदू है। सबसे ज़्यादा जो महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर बेरोजगार है वो हिंदू युवा है। लेकिन इनकी जो सोच है, इनकी जो मानसिकता है, सिर्फ और सिर्फ दमन की राजनीति की है। दमन की राजनीति की है। एक तरीके से ये चाहते हैं कि देश के अंदर सिर्फ हम दो और हमारे दो का राज हो। हम दो हमारे दो कौन? अडानी अंबानी और मोदी और शाह। कह रहे भी देश बचाना है, महंगाई से तो बाद में लड़ लेंगे, भी देश बचाना है सर। देश बचाने के लिए कर क्या रहे हैं? देश बचाने के लिए अडानी को अमीर बना रहे। अडानी या दूसरे नंबर के सबसे अमीर आदमी हो गए दुनिया के। इनका बस एक ही उद्देश्य है कि अब सबसे अमीर आदमी को अपनी जेब में रखना। लेकिन अब देखिए, जब गुजरात की बात आती है, गुजरात में ड्रग्स पकड़ा जाता है तो नरेंद्र मोदी चुप्पी साध लेते हैं। गांधी क्यों नहीं गए यार? जब उत्तर प्रदेश के अंदर दलित उत्पीड़न होता है, हाथरस के अंदर दलित उत्पीड़न का कांड हुआ, तो वहाँ पे आरोपियों के पक्ष में सरकार प्रशासन खड़ा हुआ। लेकिन जब राजस्थान के अंदर कोई दलित उत्पीड़न का मामला होता है या दलित उत्पीड़न की घटना होती है, परिवार की मदद की जाती है, परिवार के पक्ष में सरकार मौजूदगी से खड़ी होती है, आरोपियों की गिरफ्तारी करती है। जो संघर्ष सदन से लेके सड़क तक संघर्ष जो करना होता है वो बीजेपी वहाँ तो नहीं करती। गांधी के देश में गोडसे की पूजा हो रही है। देखिए, गांधी के देश में गोडसे की पूजा, सबसे बड़ी बात है कर कौन रहा है? चाहे हाथरस में उत्पीड़न, चाहे यूपी में उत्पीड़न हो या हाथरस में उसमें राजस्थान में उत्पीड़न हो या तमाम किसी भी राज्य में उत्पीड़न हो, जो करने वाले लोग हैं ना, दलितों पे उत्पीड़न, अल्पसंख्यकों पे उत्पीड़न, वो वही गोडसे की विचारधारा के लोग हैं। गोडसे की विचारधारा क्या? जिन्होंने गांधी जी की हत्या की। और आज भी जो गोडसे की विचारधारा है वो देश पर हावी है। जो आपने कहा ना लोकतंत्र कैसे खतरे में, संविधान कैसे खतरे हैं, गोडसे की विचारधारा देश के अंदर हावी होती जा रही है। ये राष्ट्रवादी लोग हैं सर, कह रहे हैं राष्ट्रवादी हैं हम। देखिए, जिसने महात्मा गांधी की हत्या करी, उस विचारधारा के लोग कभी राष्ट्रवादी नहीं हो सकते। सिर्फ दोगले हो सकते हैं, सिर्फ झूठे हो सकते हैं, सिर्फ और निकम्मे हो सकते हैं। ये निकम्मी सरकार है जो ना रोजी दे सकती है, ना रोटी दे सकती है। बेरोजगारी, महंगाई से देश राष्ट्रवाद दे रही है। राष्ट्रवाद थाली में भोजन नहीं है, घर में रोजगार नहीं है। 10 जो बीए एमए करे हुए लड़के 10-10 हजार 11-11 हजार में नोएडा में गुड़गांव में कॉल सेंटर में जॉब कर रहे हैं। ये हाल आते हैं आज की डेट में। फिर वो कौन लोग हैं जो कहते हैं नॉन रोटी खाएंगे मोदी जी को लाएंगे? ये वो लोग हैं जो गोडसेवादी विचारधारा का समर्थन करते हैं। लेकिन धीरे धीरे इनका भी अकल ठिकाने आएगी। जब इनकी अकल ठिकाने आएगी ना, जब इनके घरों में रोजी रोटी की दिक्कत आने लगेगी, जब आर्थिक रूप से जब आदमी टूटता है ना, जब कहते हैं ना, एक बहुत बड़ी कहावत है, जब पेट पे लात पड़ती है ना, तो अच्छे अच्छों की अकल। साथियों, आप लोगों को याद होगा 6 अक्टूबर को हमने आरएसएस के हेडक्वार्टर पर 1 लाख लोगों का मोर्चा लेकर जाने का ऐलान किया था। मेरी जानकारी में
हमारे संगठन के 1.5 लाख से ज़्यादा लोग नागपुर में पहुंच गए और वो लोग अलग अलग जगह पर, सारे नागपुर में अलग अलग जगह पर रुके हुए हैं, अलग अलग स्थानों पर रुके हुए हैं और बेजनबाग ग्राउंड पर उनको इकट्ठा होने के लिए कहा गया था। ये जानकारी पहले से कार्यकर्ताओं को दी गई थी। अब मैं उस संदर्भ में कुछ खास बातें आप लोगों को कहना चाहता हूं। आप लोगों को ये जानकारी भी मिल गई होगी कि नागपुर हाईकोर्ट के द्वारा हमारे मोर्चा का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम की और कार्यक्रम करने की अनुमति को हाईकोर्ट ने देने से मना कर दिया और ये न्यायपालिका के द्वारा न्यायपालिका को धमकी देकर ऐसा करवाया गया। उसकी सारी गवाही वकीलों के पास है और वकीलों ने इस सारी जानकारी को संगठन को देने का प्रयास किया है। संगठन के पास इसकी जानकारी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम मामला सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए हैं और आज सवेरे उसकी सुनवाई होने की संभावना है। ऐसे स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद हम लोग आंदोलन की रूपरेखा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत घोषित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश रहेगा, उस आदेश के फ्रेमवर्क में जब हमारी कार्य प्रणाली है, कानून और संविधान के दायरे में रहकर कार्य करने की जो हमारी कार्य प्रणाली है, हम उसका उल्लंघन ना करते हुए हम अपनी कार्यनीति पर अमल करने का काम करेंगे। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जो मोर्चा आरएसएस के हेडक्वार्टर पर ले जाने की हमारी मूल योजना है, उस पर अमल करने का तौर तरीका आपको बताया जाएगा। इसके लिए जैसे हमने पूर्व में निर्धारित था कि 11 बजे से लेकर 2 बजे तक हम वहां पर इकट्ठा होने के लिए कार्यक्रम रखा था और वो इकट्ठा होने के बाद वहां से हम लोग चरणबद्ध तरीके से वहां से वो मोर्चा निकालने वाले थे। अब ये जो मोर्चा है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर तक जो है वो अभी हम उसकी वेट कर रहे हैं, राह देख रहे हैं। उसके दायरे में हम इसका फैसला, फाइनल फैसला जो है आपको घोषित करेंगे, जानकारी देंगे। मगर जो हाईकोर्ट का दिया हुआ फैसला है, उसके दायरे में जो षड्यंत्र किया गया, आर्टिकल 19 में जो हमारा मौलिक अधिकार है उसको रोकने के लिए जो षड्यंत्र किया गया, न्यायपालिका को हमारे फेवर में निर्णय देने से रोकने के लिए जो षड्यंत्र किया गया, उस षड्यंत्र को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है अपना कार्यक्रम लेने की योजना बना रहे हैं। तो आरएसएस की योजना क्या है? आरएसएस की योजना यह है कि आरएसएस एक राष्ट्रव्यापी आतंकवादी संगठन है। बाड़मेर बम ब्लास्ट में उनके कार्यकर्ता को आजीवन कारावास हुआ। इसका मतलब जो बात मैं कह रहा हूं, न्यायपालिका भी इस बात को मानती है। और 18 केसेस सारे देश भर में उनके खिलाफ चल रहे हैं और एक केस आरएसएस पर ऐसी भी चल रही है जो देशद्रोह का मुकदमा एफआईआर दाखिल किया गया है। जो अपने आप को देशभक्त संगठन कहता है, वो संगठन ने अभी तक ऐसा कोई रिजोल्यूशन पास नहीं किया है। आरएसएस के सेंट्रल कमिटी में
कि वो संविधान पर यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं, बल्कि वो अपने कार्यकर्ताओं को संविधान के विरोध में बोलते रहते हैं। इन सारी बातों को उनका प्रयास है, राष्ट्रीय स्तर पर उनका जो प्रयास, जो जानकारी हमारे पास आई हुई है, इस मोर्चे को रोकने की बात या तमाम प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों के संबंध में सारे देश भर में लोगों को जानकारी ना मिले, इसका जतन, इसकी कोशिश वो जो जिस लेवल पर कर रहे हैं, उसके सारा डाटा हमारे पास अवेलेबल है। उन बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये सोचा कि इसके पीछे ये संगठन आतंकवादी है, ये संगठन संविधान विरोधी है, और हिंदू मुसलमान के जिस थ्योरी पर भारत का 14 अगस्त 1947 को विभाजन हुआ, वो दोबारा देश में ऐसे हालात उन्होंने पैदा कर दिए हैं, देश विभाजन के हालात उन्होंने पैदा कर दिए हैं। इसके विरोध में हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अब वो नागपुर की हमारी महारैली को आरएसएस के हेडक्वार्टर पर जाने के लिए रोकने की वो कोशिश कर रहे हैं, पुलिस का सहारा लेकर, कोर्ट का सहारा लेकर, धमकी का सहारा लेकर वो ऐसा प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वो संगठन आतंकवादी है, संविधान विरोधी है और देश को तोड़ने के साजिश में शामिल है, ये जानकारी लोगों तक पहुंचना नहीं चाहिए, ये जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, ऐसी उनकी रणनीति है। इस रणनीति को ध्यान में रखते हुए हम हमारा आंदोलन पुनर्परिभाषित करते हैं। हमारा आंदोलन हम लोग दोबारा दूसरे तरीके से, वो एक जगह हमारा मोर्चा लेकर जाने के लिए रोक लगा रहे हैं, तो हम 674 जिलों में, 31 राज्यों में, 674 जिलों में और 4000 से ज्यादा तहसीलों में, 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में हमारा आंदोलन 4 चरणों में घोषित करते हैं। पहला चरण 14 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन का होगा सारे देश भर के जिलों में, इतने सारे जिलों में। उसके बाद में 22 अक्टूबर को श्रृंखलाबद्ध उपवास का कार्यक्रम होगा। इसके विरोध में श्रृंखलाबद्ध, सारे देश भर में श्रृंखलाबद्ध उपवास का कार्यक्रम होगा। तीसरा कार्यक्रम है 29 अक्टूबर को। 29 अक्टूबर को यह कार्यक्रम होगा प्रदर्शन रैलियों का सारे देश भर में। और 6 नवंबर को हमारा आंदोलन होगा, सारे देश भर में होगा, आरएसएस के विरोध में होगा, जेल भरो आंदोलन। और इस जेल भरो आंदोलन में हम लोग 1 महीने में 11 लाख लोगों को जेल में लेकर जाने का रजिस्ट्रेशन अभियान शुरू करेंगे। यह अभियान आज से शुरू हो जाएगा। सारे देश भर से 11 लाख लोगों को आरएसएस के संविधान विरोध के लिए, आरएसएस आतंकवादी संगठन है, ये राष्ट्रव्यापी संगठन है और इसके संबंध में जो स्टेट लेवल के बड़े पुलिस ऑफिसर मुशर्रफ साहब ने इसके बारे में वीडियो घोषित किया है, किताब घोषित किया है, किताब लिखा हुआ और सारे के सारे सबूत दिए हुए हैं। वो सारी बातें जो है सोशल मीडिया में आप लोगों को सारे सबूत जो है दिए जाएंगे और उसके विरोध में 11 लाख लोगों को रजिस्टर किया जाएगा जेल भरो आंदोलन के लिए कि आरएसएस पर पाबंदी लगाई जाए। आतंकवादी संगठन के तौर पर यदि दूसरे संगठनों पर पाबंदी लगाई गई है तो ये आतंकवादी संगठन है और उस संबंध में उनके कार्यकर्ताओं को आजीवन कारावास हुआ है अजमेर बम ब्लास्ट में। और ये जितने भी बम ब्लास्ट 2000 और 2020 के बीच में हुए हैं उसमें आरएसएस के लोगों का ही हाथ है। इसके सारे के सारे सबूत जो है मुशर्रफ साहब ने किताब में दिए हुए हैं
और उसकी जांच चल रही है, उन पर देशद्रोह का मुकदमा भी चल रहा है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी केंद्र सरकार को मांग है, सारे देश के राज्य सरकारों को मांग है कि ये इस पर राष्ट्रीय स्तर पर बैन लगाया जाए। ये आतंकवादी संगठन है, इस पर बैन लगाए, ये देश विरोधी संगठन है, देश को विभाजन करने का हिंदू मुसलमान के नाम पर साजिश कर रहे हैं। तो इसलिए मैं इन पर पाबंदी लगाने की मांग कर रहा हूं और इसके लिए 11 लाख लोगों को हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। इसकी तैयारी करने का आज मैं ऐलान करता हूं। ये 4 चरणों का हमारा कार्यक्रम रहेगा। ये कार्यक्रम नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर पर जो मोर्चा हम लेकर जाने वाले थे, जिसको हाईकोर्ट ने रोक लगाने का प्रयास किया, जिसके विरोध में हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट हमको मोर्चा निकालने की अनुमति देती है तो ये मोर्चा भी निकाला जाएगा आने वाले समय में। मगर इसके पहले अभी आज से हम ये 4 चरणों का जो नागपुर के हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेकर जाने का कार्यक्रम है, उससे कम से कम 25 गुना बड़ा कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम, ये सारे देश भर के लोगों को, संगठन को इस काम को जुटने के लिए मैं आह्वान करता हूं। पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ, पूरी क्षमता के साथ इसमें सारे देश भर के लोगों को जुटना होगा। ये हमारे भविष्य के लिए, हमारे देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ये काम करना होगा और देशवासियों को भी मैं सारे देश के शेड्यूल कास्ट के लोगों को, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोगों को, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, नॉमिनेटेड ट्राइब के लोगों को और एमबीसी के लोगों को, ओबीसी के लोगों को और माइनॉरिटी के लोगों को, तमाम लोगों को इस आंदोलन में सारे देश भर में शरीक होने के लिए कह रहे हैं। इसलिए मैं इस बात को आप लोगों को आह्वान करता हूं।